आज की क्लास में हम टूल बार के फर्स्ट टूल मूव टूल पे बात करने वाले हैं। यह टूल सिलेक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए कुछ डिजाइनर इसे सिलेक्शन टूल भी कहते हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में इस टूल का नाम मूव टूल है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये टूल एक्टिव हो जाता है, और अगर मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर दूं तो भी ये टूल एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का मौजूद होना जरूरी है ताकि हम उसे सिलेक्ट कर सकें। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैं मूव टूल के नीचे 3 टूल छोड़कर चौथे नंबर पे आऊं तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। वैसे तो मैं इसके फ्लाई आउट पे क्लिक करके रखूं तो यहाँ काफी सारे टूल्स नीचे मौजूद हैं, जिनमें रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन है, स्टार टूल और फ्लाई टूल है। फिलहाल इस क्लास में ना तो मैं आपको रेक्टेंगल टूल सिखा रही हूँ और ना ही इसके नीचे वाले टूल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मूव टूल। तो मूव टूल को सिखाने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और अपने माउस के कर्सर को किसी भी जगह पे रखकर ड्रैग करूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है। मूव टूल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके अलावा हम कोई टूल लेते हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं। जब हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं होती तो हमारे पास प्रॉपर्टी बार की कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, जिन्हें हम अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। और अगर हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मूव टूल की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यहाँ मैं मूव टूल के कुछ फीचर्स आपको बताऊंगी जो कि मूव टूल को यूज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फीचर है हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है। अब अगर इसमें फिल मौजूद है तो मैं इसके दरमियान में क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। इस वक्त इसमें व्हाइट फिल और ब्लैक आउटलाइन है। अगर मैं इसे उठाकर यहाँ बाहर लेके आऊं तो आप देख सकते हैं ग्रे आर्टबोर्ड के ऊपर ये आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है। और अगर इसमें फिल ना हो तो फिर आप इसके दरमियान में इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कलर्स पे आकर फिल को नन कर देती हूँ। अब मैंने इसके फिल को नो फिल कर दिया। अब इसमें फिल मौजूद नहीं है। अब अगर मैं इसके दरमियान में जितना भी क्लिक करूं ये सिलेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैंने इसे सिलेक्ट करना है तो मुझे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं किसी भी तरफ की आउटलाइन पे क्लिक कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं उठा कर यहाँ बाहर लेके आऊं तो अब आप देखें इसमें फिल मौजूद नहीं है। मैं वापस इसको आर्टबोर्ड के दरमियान में कर देती हूँ। इस तरह से आप मूव टूल को यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो फिल है तो आप उसके दरमियान में क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो फिल नहीं है तो आप उसकी आउटलाइन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस टूल का जस्ट एक ही काम है सिलेक्ट करना, उसके अलावा ये कोई काम नहीं करता। और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ कलर पे आकर इसमें कलर फिल कर सकती हूँ। मैं जिस भी कलर पे क्लिक करूंगी वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। और अगर इसमें ऑलरेडी फिल है तो मैं उस कलर को चेंज कर सकती हूँ या मैं उसको नो फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये नो फिल हो जाएगा। अगर मैं किसी कलर पे क्लिक करूं तो उसमें वो कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं इसकी आउटलाइन को अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकती हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ इसकी स्ट्रोक ज्यादा कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में मौजूद ऑप्शन को कैसे हमने अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है वो हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में मौजूद ऑप्शन के अलावा हम उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रीसेट डिफॉल्ट पे क्लिक करके इसे डिफॉल्ट हालत में ले आती हूँ। इसकी फिल व्हाइट और आउटलाइन ब्लैक है। और उसके बाद व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से स्मार्ट गाइड ऑन कर लेती हूँ
ताकि आपको बता सकूं। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये पाथ कहलाती है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये एंकर पॉइंट है। अगर मैं इन पे अपने माउस का कर्सर लेके आती हूँ तो आपको एंकर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एंकर पॉइंट है। इनसे पकड़कर हम अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। अगर मैं वर्टिकल पाथ पे मौजूद एंकर पॉइंट पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो उसकी शेप यूं चेंज हो जाती है, और उसके बाद अगर मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूं तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली बड़ा होगा, वर्टिकली नहीं। और अगर हम इसे जस्ट हॉरिजॉन्टली रिसाइज करना चाहते हैं, इसकी शेप को हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करेंगे। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और अगर हमने इसे वर्टिकली बड़ा करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल पाथ पे मौजूद एंकर पॉइंट को पकड़कर ड्रैग करना होगा। मैं वापस कंट्रोल जी कर देती हूँ। अगर मैं इस कॉर्नर वाले पॉइंट से पकड़कर इसे ड्रैग करती हूँ तो मैं इसे फ्रीली ड्रैग कर सकती हूँ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इसे मैं किसी भी तरफ ड्रैग कर सकती हूँ जैसे मैं चाहूँ। और जहां पे लाके छोड़ दूं उसी तरह से मेरा ये रेक्टेंगल रिसाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको रिसाइज करूं तो इसका प्रोपोर्शन बरकरार रहे, इसकी विड्थ और हाइट जितनी है वो उस प्रोपोर्शन को प्रिजर्व रखते हुए रिसाइज करे, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर सकती हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगी और उसके बाद मैं इसको पकड़कर ड्रैग करूंगी। इससे ये बड़ा या छोटा तो हो जाएगा लेकिन उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अगर मैं इसे यहाँ पे लाकर छोड़ दूं तो ये इस साइज में आ जाएगा। अगर आपने इसे प्रोपोर्शनली रीसाइज करना है तो आप पहले माउस का क्लिक छोड़ेंगे, उसके बाद शिफ्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप पहले शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो इसका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कॉपी भी ले सकती हूँ ऑल्ट के साथ। अगर मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ ड्रैग करती हूँ और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके अपने माउस के क्लिक को छोड़ देती हूँ तो वो मुझे इसकी कॉपी बना के दे देगा। और अगर इसे मैं यहाँ से नीचे लेके आती हूँ, आप देखिए मेरी स्मार्ट गाइड ऑन है तो वो मुझे गाइड कर रहा है कि आप बिल्कुल इसके नीचे हैं या बिल्कुल साइड पे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी किसी और जगह पे भी कॉपी रखना चाहूँ, अगर मैं इसकी कॉपी यहाँ पे रखना चाहती हूँ और यहाँ पे लाकर अपने माउस के क्लिक को छोड़ देती हूँ तो वो यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेगा। मैं इन दो कॉपीज को डिलीट कर देती हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेती हूँ तो मैं कहीं पे भी इसकी कॉपी बना सकती हूँ। लेकिन मुझे अगर इसके बिल्कुल साइड पे या बिल्कुल नीचे एक्यूरेट कॉपी चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दूंगी। उस तरह से कॉपी लेते हुए अगर मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी तो वो खुद बहुत मुझे वहां पे सेट कर देगा। जैसे आप देखें मैं यहाँ से इसे पकड़कर ड्रैग करती हूँ और यहाँ पे रखती हूँ, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूंगी और शिफ्ट प्रेस करूंगी तो वो खुद बहुत मुझे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। और जब मैं इसको छोड़ूंगी तो मेरी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद अगर मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूं और यहाँ पे ले आऊं, यहाँ पे लाने के बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूं और शिफ्ट प्रेस करूं तो ये मुझे बिल्कुल इन दोनों के दरमियान एक्यूरेट यहाँ पे ले आएगा। अगर मैं छोड़ूं तो आप देखें मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ये खुद बहुत शिफ्ट कर रहा है, मैं नहीं कर रही। और इसके बाद मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो ये कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको भी डिलीट कर देती हूँ। और कॉपी लेने के अलावा आप इसके कॉर्नर की शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें जब मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ मुझे छोटे छोटे से राउंड नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो मैं इसके साथ मुझे एक छोटी सी कर्व लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूं तो इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। तो आप देखें इसके कॉर्नर राउंड हो गए हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। आप इन कॉर्नर को ज्यादा राउंड भी कर सकते हैं। अगर मैं जस्ट इतना राउंड करना चाहूँ इतना कर सकती हूँ, इतना करना चाहूँ इतना कर सकती हूँ। और अगर मैं इन पॉइंट को पकड़कर वापस ड्रैग करूँ तो वापस मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप दे सकती हूँ, इसके कॉर्नर को वापस शार्प कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। जब आप अपने ऑब्जेक्ट की बाहर की साइड पे अपने माउस का कर्सर लेके आते हैं इस कॉर्नर पे तो आपको बाहर की तरफ एक कर्व लाइन दिखाई देती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हुए ड्रैग करें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं और आप इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, जहां चाहे लाके छोड़ सकते हैं, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। आप देखें मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। जब आप इसको रोटेट करते हुए शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये 45 डिग्री पे रोटेट होगा। मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करूं तो आप देखें आपको 45 डिग्री लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आपके माउस के कर्सर पे। और उसके बाद मजीद इसको रोटेट करूं तो ये 90 पे जाके रोटेट होगा।
उसके बाद मजीद रोटेट करूं तो 135 पे और उसके बाद 180 पे ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाएगा। और अगर मजीद रोटेट करूं तो 250, उसके बाद मजीद रोटेट करूं और इस तरह से मैं इसे जितना चाहे रोटेट कर सकती हूँ। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। आप देखें यहाँ से मैं रोटेट टूल लूंगी और जस्ट इतना सा रोटेट करके मैं इसको छोड़ दूं, ये 9 डिग्री पे रोटेट हो रहा है और छोड़ दूं तो वो इतना ही रोटेट हो गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करूं तो ये 45 डिग्री पे जाके ही रोटेट होगा, उससे कम पे ये रोटेट नहीं होगा। ये एक प्रॉपर एंगल के साथ रोटेट होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। यहाँ से मैं इलिप्स टूल सेलेक्ट करके एक सर्कल क्रिएट कर लेती हूँ और सर्कल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से मूव टूल लूंगी। मूव टूल लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ कर रिसाइज करूं तो आप देखें ये फ्रीली किसी भी एंगल में रिसाइज हो रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने रेक्टेंगल को किया था। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करती हूँ और शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसको रिसाइज करती हूँ, ये प्रोपोर्शनली रिसाइज तो हो रहा है, लेकिन अपने सेंटर पॉइंट को छोड़कर ये अपने सेंटर पॉइंट को चेंज करते हुए रिसाइज हो रहा है। मैं यहाँ से व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से रूलर ऑप्शन पे आकर शो रूलर पे क्लिक करूंगी और शो रूलर पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर स्मार्ट गाइड ऑन कर लेती हूँ। ये मैंने स्मार्ट गाइड ऑन कर ली। मैं इस रेक्टेंगल को साइड पे रख देती हूँ। मैं इस इलिप्स को उठाकर यहाँ दरमियान में रखूंगी तो आप देखिए मुझे इंटरसेक्ट लिखा हुआ शो हो रहा है। यहाँ पे मेरी स्मार्ट गाइड एक दूसरे को क्रॉस करी है तो उनका सेंटर पॉइंट बन रहा है, तो वहीं पे हमारे इस इलिप्स का सेंटर पॉइंट बन रहा है। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ इस इलिप्स को रिसाइज करती हूँ तो ये रिसाइज तो प्रोपोर्शन के साथ ही होगा, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट चेंज हो जाएगा। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगी और यहाँ से इसे पकड़कर ड्रैग करके इसको रिसाइज करूं तो आप देखें इसका सेंटर पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर रही हूँ या बड़ा कर रही हूँ इसका सेंटर पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो आप देखें इसका सेंटर पॉइंट ये है, जबकि पहले यहाँ पे था। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सॉफ्टवेयर इस शेप को रिसाइज करते हुए सेंटर पॉइंट को प्रिजर्व रखे तो मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करूंगी। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगी, ऑल्ट प्रेस करूंगी और यहाँ से ड्रैग करूंगी तो आप देखें मैं इसके साइज को छोटा करूं या बड़ा करूं, ये इसके सेंटर पॉइंट को प्रिजर्व रखते हुए इसको रिसाइज करेगा। और मैं पहले अपने माउस का क्लिक छोड़ूंगी, उसके बाद कीबोर्ड के बटन छोड़ूंगी तो ये अपने सेंटर पॉइंट को प्रिजर्व रखते हुए रिसाइज होगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि प्रोपोर्शन में कॉपी लेने के लिए भी हमने शिफ्ट और ऑल्ट यूज किया था और ऑल्ट से तो हम कॉपी भी लेते हैं, तो आप ये दोनों फीचर यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूं, ऑल्ट प्रेस करूं और इसे उठाकर यहाँ साइड पे लाकर छोड़ दूं तो ये इसकी कॉपी बनाएगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। लेकिन मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूं, ऑल्ट प्रेस करूं और यहाँ से पकड़कर इसको रीसाइज करूं तो आप देखें ये इसके सेंटर पॉइंट को प्रिजर्व रखते हुए रीसाइज करेगा। सेंटर पॉइंट को प्रिजर्व रखते हुए रीसाइज करने के लिए स्मार्ट गाइड का ऑन करना जरूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको प्रॉपर समझाने के लिए ऑन की थी तो मैं इनको ऑफ कर देती हूँ। मैं इस स्मार्ट गाइड को सिलेक्ट करूंगी और डिलीट बटन प्रेस करूंगी तो ये डिलीट हो गई। उसके बाद मैं इस स्मार्ट गाइड को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने सर्कल को सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेकर इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। और रेड कलर फिल करने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। अब मैं इन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रख देती हूँ। मैं इस ब्लू रेक्टेंगल को पकड़कर यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद इस ग्रीन सर्कल को इसके ऊपर रख दूंगी और उसके बाद इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। अगर तो हमारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इस तरह से ओवरलिप है कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है तो उस सूरत में हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट के उस हिस्से पे क्लिक करके जो हमें नजर आ रहा है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म करके इस इलिप्स पे क्लिक करूं तो ये इलिप्स सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को पकड़कर इसके ऊपर रख देती हूँ। इस वक्त ये रेक्टेंगल हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ अरेंज ऑप्शन पे आकर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगी तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आ गया। अब हमारे पास रेड रेक्टेंगल सबसे ऊपर है, उसके पीछे ग्रीन सर्कल और उसके पीछे ब्लू रेक्टेंगल है। अब अगर हमने अपने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप देखें मैं इसे जहां से भी जैसे भी सिलेक्ट कर रही हूँ ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट नहीं। और अगर हमने पीछे वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगी। कंट्रोल प्रेस करके दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये इलिप्स सिलेक्ट हो गया। अब आपको इसकी सिलेक्शन नजर आ रही है। और अब अगर मैं इसके किसी भी फिल वाले एरिया पे क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, ये वापस डिसलेक्ट हो जाएगा और मुझे इसे दोबारा सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर मैं इसे बाहर निकालना चाहती हूँ या इसमें कोई और एडिटिंग करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं इसको रीसाइज तो ऐसे ही कर सकती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूँ तो ये रीसाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे उठा के बाहर निकालना चाहूँ तो मैं इन एंकर पॉइंट को पकड़कर इसे बाहर निकाल सकती हूँ। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़कर यहाँ पे लेके आऊँ तो आप देखें ये बाहर आ गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और इस सिलेक्शन को भी खत्म कर देती हूँ। और इस सिलेक्शन को खत्म करने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके एक दफा क्लिक करूं तो आप देखें मेरा दूसरे नंबर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद अगर मैं इससे पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं कंट्रोल को प्रेस रखते हुए मजीद इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा पीछे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अगर इससे पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो भी सिलेक्ट हो जाता। अब अगर मैंने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो या तो मैं एंकर पॉइंट से पकड़कर इसको ड्रैग करते हुए बाहर ला सकती हूँ या फिर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, अरेंज ऑप्शन पे आकर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूं तो अब ये सबसे ऊपर आ गया मेरे पास। इस तरह से मैं कंट्रोल को यूज करते हुए उन ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ जो मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पीछे हैं और मुझे नजर नहीं आ रहे। उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को साइड पे कर देती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ और इस ब्लू रेक्टेंगल को भी थोड़ा सा छोटा करके इसके ऊपर रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रखूंगी। अब अगर हम मूव टूल को यूज करते हुए कोई भी एक्शन करते हैं तो कंट्रोल डी कमांड से वो उसको डुप्लीकेट करेगा, वो उसको रिपीट करने लगेगा। जैसे आप देखें अगर मैं इस सर्कल को पकड़कर यहाँ से मूव करती हूँ और यहाँ पे लाके छोड़ देती हूँ तो उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूं तो आप देखें जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ वो उतना ही बार बार मूव हो रहा है। मैं उसे दोबारा पकड़कर यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको पकड़कर यहाँ पे रखूं और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूं तो अब मैंने इसकी कॉपी ली है। और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूं तो आप देखें ये इसकी मल्टीपल कॉपीज लेने लगेगा। मैं इसको थोड़ा दरमियान में ले आती हूँ। अब अगर मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग करूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अब आप देखें ये अपने सेंटर पॉइंट को छोड़कर थोड़ा बड़ा हो रहा है। मैं इसे इतना बड़ा करने के बाद यहाँ पे छोड़ देती हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो आप देखें ये अपने सेंटर पॉइंट को छोड़ते हुए उतना ही स्टेप मजीद बड़ा होता जा रहा है जितने स्टेप पहले हमने इसे बड़ा किया था। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को कर देती हूँ और उसके बाद अब अगर मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करती हूँ और छोटा करने के बाद दोबारा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूं तो आप देखें ये वापस छोटा होने लगेगा। कंट्रोल डी से इलस्ट्रेटर उसी एक्शन को डुप्लीकेट करता है जो हमने किया हो। अब मैं इस सर्कल को डिलीट कर देती हूँ। कंट्रोल डी कमांड को यूज करते हुए हम खूबसूरत पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इनको ग्रुप कर लूंगी। वैसे ग्रुप अनग्रुप और बहुत सी डिटेल हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन प्रेस करते हैं तो वो ग्रुप हो जाते हैं। अब जैसे अब देखिए मैं इस सिलेक्शन को खत्म करती हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे क्योंकि ये ग्रुप हैं। और मैं इनके साइज को मजीद छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखूंगी और ऑल्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो आप देखें इसकी मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसकी कॉपी ले लूंगी और कॉपीज लेने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूं तो आप देखें ये खूबसूरत पैटर्न मेरे पास आ गया। इस तरह से कंट्रोल डी कमांड को यूज करते हुए आप खूबसूरत पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं।
और मूव टूल के बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन का है। लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको रेक्टेंगल टूल, उसके तमाम फीचर्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। रेक्टेंगल टूल और उसकी प्रॉपर्टीज कवर करने के बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ आएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।